अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 का। इसमें आज जो हमने पढ़ना है वो है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनहेलेशन पढ़ा था। इनहेलेशन का क्या मतलब है कि इनहेलेशन का मतलब है कि हवा को लेकर जाना, अंदर लेकर जाना। ठीक है, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि हवा को बाहर लेके आना। हवा नहीं, हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना जो है ना नेजल कैविटी के थ्रू, वो एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन कहलाता है। आज हमने इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिब के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल जिसको हमने कहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है डोम शेप डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके लोअर्ड हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके लोअर्ड हो जाता है। ये देखें इधर, तो यहाँ पर डायफ्राम जो है इनहेलेशन में डायफ्राम इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये है डायफ्राम, ये इसको डायफ्राम कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम लोग इनहेलेशन कर रहे होते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होके लोअर्ड हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया है, नीचे। ठीक है, नीचे मतलब अगर आप अपने हाथ को थोड़ा सा बेंड करके देखें तो ये वही वाली पोजीशन है। तो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होके जो है वो क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। और उसके बाद जो है जो थोरेसिक कैविटी है वो अपना जो उसका एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। जाहिर सी बात है, वो नीचे की तरफ जब झुकेगा तो आपके लंग्स की कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सही। और उसके बाद जो है लोड होने के बाद क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जो है वो बाहर से तेज़ी की तरफ भागकर अंदर आती है। ठीक है, ये तो हो गया था जस्ट आपका इनहेलेशन का प्रोसेस। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में होता ये है कि जब आप गैसेस एक्सचेंज करते हो लंग्स में, तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जब आप लंग्स में जो है इम्प्योर एयर जो है, ठीक है, इम्प्योर मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको एक्सपेल्ड करोगे, रिलीज़ करोगे, बॉडी से निकालोगे, उसको आप क्या कहोगे, एक्सहेलेशन कहोगे। ठीक है, एक्सहेलेशन। उसके बाद कहते हैं कि होता क्या है इसमें, इस प्रोसेस में मैकेनिज़्म क्या है। तो वो कहते हैं कि जो रिब के मसल्स हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप एक ब्रीद अभी इनहेल करें, ठीक है, आप जब एक सांस लेकर देखें, अभी जब आप ड्यूरिंग लेक्चर सुन रहे हो, अब आप एक ब्रीद लेकर देखें, आप हवा को अंदर लेकर जाएं। ठीक है, जैसे आप अंदर लेकर जाते हैं आपकी चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ पुश हो जाती है। ठीक है, पुश हो जाती है। ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जैसे ही आप हवा को बाहर निकालते हो तो क्या होता है, आपकी थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाती है। उसमें होता क्या है, रिब मसल्स रिलैक्स एंड द रिब बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो रिब केज है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, आपका रिब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या कह रहा है कि वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। द डायफ्राम मसल्स ऑल्सो रिलैक्स एंड गेट इट्स राइज टू डोम शेप। ठीक है, अब ये देखें, अब वो कह रहा है कि जैसे ही हवा आप अंदर की तरफ लेते हैं तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये जो डोम शेप डायफ्राम है, ये देखें, ये मसल, ये वाला, ये पहले जो है जैसे ही आप हवा अंदर लेकर जाते हो तो ये यूं होता है, लेकिन जैसे ही आप हवा निकालते हो बाहर, ठीक है, तो ये डोम शेप, पूरा का पूरा डोम शेप बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो रिब केज है ये दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इनहेलेशन का प्रोसेस था ये। अब देखें इसको, अगर आप देखें तो ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है और एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रही है। ये है डोम शेप डायफ्राम। यहाँ देखें, ये डायफ्राम जो नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि लोड हो गया है डायफ्राम, जब वो लोड हो गया, लोड होने की वजह से क्या होता है कि द रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर जो है कैविटी, ये कैविटी है। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा मैं इसको मार्क कर लूँ तो तभी आपको जब वो समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखें,
ये जो है आपकी ये वाली जगह, ये जो है ये इस जगह को थोरेसिक कैविटी कह रहा है कि डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट्स गेट इट्स डोम शेप, दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है। आप सांस लेकर देखें, जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हैं तब आपकी चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो अंदर की तरफ धस जाता है, डिक्रीज हो जा ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब प्रेशर लंग्स पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक। फिर क्या होगा, हवा जल्दी से अंदर से बाहर की तरफ भागेगी और हम क्या करेंगे, हवा को एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में होता क्या है, 16 to 20 मिनट पर मिनट में नॉर्मल जो सरकमस्टांसिस हैं उसमें आप एट रेस्ट, ठीक है। ह्यूमन ब्रीथ, अब आप जो नॉर्मल पोजीशन में बैठे हो, कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, नॉर्मल आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आप 16 to 20 टाइम्स जो है पर मिनट ब्रीथ करेंगे, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जो है वो आप 16 से 20 बार जो है वो ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर इन ब्रेन, आपका ब्रेन जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। द रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्लड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। ब्रेन जो है वो सेंसिटिव है, ब्रेन का वो पोर्शन जहाँ पर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है कंट्रोल किया जा रहा है, वो क्या है कि वो कहता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सेंसिटिव है, हसास है, ठीक है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब और मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेटर रेट, ठीक है। व्हेन वी डू exercise or some hard job our muscle cells carry out cellular respiration at a great rate। अब वो कह रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब तब क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं, ठीक है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या, CH बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं और वो एनर्जी जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। मतलब अगर मैं एक एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं कोई भाग रही हूँ, दौड़ लगा रही हूँ, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, भागने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में से CH बॉन्ड तोड़कर आपको बना के सेल दे रहे होते हैं। अब अगर मैं चल रही हूँ तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है मेरी एनर्जी की, वो नॉर्मल वे में पूरी हो रही है। लेकिन जब मैं भाग रही हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, ठीक, तो उस भागने के चक्कर में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी, आपकी बॉडी के अंदर जो CH बॉन्ड पड़े हुए हैं वो टूटेंगे, ठीक है। अब उनको तोड़कर CH बॉन्ड, आपको पता है C6H12OH बॉन्ड टूटता है या CH कोई भी बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उसके नतीजे में ATP बनेगी, ठीक है। अब ATP हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज़ हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आवर सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमारी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही होती है एट अ ग्रेटर रेट, ज़्यादा रेट पे, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज इन द ब्लड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चक्कर में फिर क्या होगा, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर दिस greater than normal concentration of the carbon dioxide stimulates the रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन, मतलब अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो उस कंसंट्रेशन में, और अगर मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रही हूँ उस कंडीशन में, जाहिर सी बात है अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अगर मैं दौड़ लगा रही हूँ ट्रेडमिल पे तो इट्स मीन कि मेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। फिर क्या होगा, वो हमारे रिस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देगा कि भाई अब तुमने क्या करना है, ब्रीदिंग को तेज़ करना है, ठीक है।
ब्रीदिंग मतलब सांस लेने के अमल को तेज करना है। जैसे ही हम, आप देखो एक दौड़ लगा कर देखो तो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो तेज हो जाता है। आप बार जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, जिससे आपने बाहर रिमूव करना है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, जिससे आपने इनहेल करना है। ठीक, तो इनहेलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको सांस लेनी पड़ेगी। और उस सांस लेने के चक्कर में क्या कर रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कह रही हूँ, ऑक्सीजन को आप अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर रिमूव कर रहे हो। तो ये प्रोसेस फिर तेज़ी से होगा, और ये मैसेज जो है कब आएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में ज़्यादा होगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, तब क्या होगा कि फिर आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हुई, तो फिर क्या करेगा, रिस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेकर क्या है, सेंसिटिव है, तो इसलिए उसके पास मैसेज आएगा और हम तेज़ी से सांस लेना शुरू करेंगे। तेज़ी से सांस लेंगे तब क्या होगा, हम जो है ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, फिर वो यही बात कर रहा है कि दिस रिस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग सो दैट excess carbon dioxide present in the blood can be removed out the body। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के पास ब्रीदिंग में फास्ट होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम के पास जब मैसेज आएगा तो ब्रीदिंग को फास्ट करेगा, तो रिब मसल्स के पास भी मैसेज जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, वो डायफ्राम के पास भी मैसेज जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। इसी तरीके से जो है फिर आपकी बॉडी में वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है फिर कंटिन्यू रहेगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और द अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीदिंग रेट में बी इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। ठीक है, जब आप देखो, अगर आपने कभी दौड़ लगाई हो तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आप तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे हो। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप दौड़ लगा रहे हो, ट्रेडमिल पे भाग रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो ऐसा, तो उसमें क्या होगा, आपका ब्रीदिंग रेट हो सकता है 1 मिनट में 30 से 40 दफ़ा हो जाए पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आप 30 से 40 बार जो है वो ब्रीद कर रहे हो। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर था। इसके अलावा जो है हम एक आध डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं दोनों को कंपेयर कर देती हूँ। ये देखें, अब ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये इनहेलेशन का है और ये एक्सहेलेशन का है। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कलर, ये क्या है, डायाफ्राम। कुछ बच्चों को डायाफ्राम की समझ नहीं आ रही थी, तो आपकी चेस्ट कैविटी के नीचे जो है ब्रीदिंग मतलब जहाँ आपके लंग्स ख़त्म हो रहे हैं उसके नीचे एक ऐसे समझे मस्कुलर सा गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसकी शक्ल जो है गुंबद नुमा है। ठीक, गुंबद कर्व में है। अब वो कर्व जो है, जब आप सांस ले रहे होते हो, अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हो, तो ये देखेंगे रिलैक्स हो गया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे इस तरह से अगर डोम शेप है उसको सीधा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसको दोबारा से अगर आप उसको रिलैक्स कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग को आप सीधा करते तो वो स्ट्रेच सीधा हो जाता है, इसको लूज छोड़ोगे तो फिर वो दोबारा से अपनी रिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि जब आप ब्रीथ करते हो तो ये रेड कलर में जो पड़ा हुआ है ये डायफ्राम है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होके सीधा हो जाता है। तो आपकी चेस्ट कैविटी का ये देखें लंग्स का एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहते हो, फिर क्या करोगे, ये जो डोम शेप डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के नतीजे में क्या होगा, आपके लंग्स का एरिया, ये जो थोरेसिक कैविटी है ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आपके लंग्स का एरिया डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, फिर वो बाहर की तरफ हवा जो है तेज़ी से भागेगी। एरिया जो डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो फिर हवा भी बाहर की तरफ भागेगी और उससे क्या होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी में कैरी करता है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ये वाली डायग्राम भी देख लें, इसमें भी आपको ये क्लियर दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है डायफ्राम, रिब केज जो है वो रिलैक्स होके इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और सॉरी, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे जिनका जवाब मैं नहीं दे सकी, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो है वो कुछ इश्यूज़ थे लाइट के। अब इंशाल्लाह जो जिन बच्चों ने सवाल किए थे मैं उनको इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आज उनके जवाब दे दूँ। और लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो है मैं ग्रुप में एक आपके पास सेंड करूँगी वीडियो, ठीक है, एनिमेशन सेंड करूँगी, 3D एनिमेशन, जिसमें आपको देखेंगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, कि कैसे आप ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सपेल करते हो। आप जब लेक्चर सुन लें तो मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा डन का, हर स्टूडेंट डन का मैसेज कर दे मुझे, जिसके बाद मैं क्या करूँगी वो आपके पास एक एनिमेशन वीडियो सेंड कर दूँगी। इंशाल्लाह उससे भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।